प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे अब हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये जो इलेक्टिव पेपर है, इसमें हम लोग मॉड्यूल 4 जो है डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 4 में आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है क्लोजली एक दूसरे से लिंक है। देखो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से इकोनॉमिक हो रहे हैं, उसके लिए जो भी नियम कानून, जो भी स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करके और जो भी इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें हैं उसको मैनेज किया जा सके, उसी को जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहा जाता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से पॉलिसीज़ लागू करने चाहिए ताकि हमारा जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का या अपने कंट्री का, वो बेटर हो सके, उसी को जो है इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कई सारे वैसे पॉलिसीज़ हैं इकोनॉमिक के जो कि इंडस्ट्रियल में हेल्प करता है। जो कि सबसे पहला पॉलिसीज़ है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है ताकि जो ग्रोथ है वो उसको प्रमोट किया जा सके और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को या सेक्टर्स को डेवलपमेंट मिल सके। ये जो पॉलिसीज़ है ये इसमें इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स, सब्सिडीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट और स्टिमुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शामिल है। ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या होता है कि टैरिफ, कोटाज, ट्रेड एग्रीमेंट्स अफेक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय इन्फ्लुएंसिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे जैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वैसे वैसे जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। जो गवर्नमेंट है ट्रेड पॉलिसीज़ को लाता है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा सके ताकि हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या हो, ग्रोथ देखने को मिले। साथ ही साथ फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक क्रॉस बॉर्डर उसको रेगुलेट करने के लिए भी जो है पॉलिसीज़ लाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जो है ये दिखाता है या बताता है कि कौन कौन फॉरेन से आ रहे हैं या कौन फॉरेन कंपनी है जो यहाँ पे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इंडस्ट्रीज़ में, उससे भी जो है हमारा इम्पैक्ट करता है। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो भी इम्पैक्ट डालता है और उसके लिए भी जो है पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट इसलिए इसको अप्लाई करता है ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारे देश के अंदर उसको प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। ये जो पॉलिसीज़ है ये इंक्लूड करता है प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, इम्प्रूविंग बिजनेस रेगुलेशंस और जो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स है उसको इंश्योरिंग करता है। इनोवेशंस एंड रिसर्च जो गवर्नमेंट होता है वो फोकस करता है ऑन फोस्टरिंग पे, जो कि इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को जो है फोकस करता है, मतलब उसको देख रेख करता है विद इन इंडस्ट्री सेक्टर, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर्स होता है उसके अंदर। जो पॉलिसीज़ हैं सपोर्ट एंड R&D इन्वेस्टमेंट है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ये जो है क्या करता है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो कोलैबोरेशन होता है एकेडमिया और इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, वो इसमें बेटर टेक्नोलॉजी के साथ या एडवांसमेंट के साथ जो है काम किया जा सके और कम्पिटिटिवनेस को क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बिजनेस करें और उससे जो है बेनिफिट्स लोगों को जो है देखने को मिले, है ना। लोगों में उसी से तो बेनिफिट्स मिलेगा ना। उसके बाद आता है लेबर और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि मार्केट में लेबर की क्या शेप है और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन किस तरीके का है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके बेसिस पे ही जो है यहाँ पे एक प्रॉपर सिलेक्शन जो है किया जाता है कि किस एम्प्लॉय को रखना चाहिए, कितना मिनिमम वेजेस दिया जाए और क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, वर्क प्लेस में कितना देर जो है काम करना है और
लिवर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, नाइट ड्यूटीज़ करता है तो उसको जो है कितना सैलरी दिया जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो है रोल निभाता है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्रीज होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्सेज जो इफ़िशियंसी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बेटर किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। गवर्नमेंट कई सारे रेगुलेशंस, इंसेंटिव्स और स्टैंडर्ड्स जो है सेट करते हैं ताकि क्लीनर प्रोडक्शंस प्रोसेस को प्रमोट किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट किया जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके और जो भी मिटिगेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है रोल निभाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, इन सभी में अगर बेटर ग्रोथ होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफन प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज ए पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ताकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसको फैसिलिटेट कर सके और जो कनेक्टिविटी है बिटवीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर और मार्केट्स के बीच में वो बेटर किया जा सके। इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखते हुए जो है आपका क्या किया जाता है, पॉलिसीज़ जो है आपके बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो मेंटेनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वो जो है हमारा बेटर हो सके, है ना, उसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका हेल्थ भी बेटर रह सके। इसमें इन्फ्लेशन को स्टेबल करना, इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करना और जो एक्सचेंज रेट है उसको कंडक्टिव इन्वायरमेंट के साथ क्या करना, प्रोवाइड करना ताकि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो सके और प्लानिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस हमारा जो है प्रॉपर तरीके से किया जा सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओके। उसके बाद आपका जो है ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगला टॉपिक है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर इन प्री रिफॉर्म्स पीरियड इन इकोनॉमिक में जो हमारा प्री रिफॉर्म्स था, रिफॉर्मेशन कब देखने को मिला था इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स जो है हमारा देखने को मिला था 1991 में, है ना, 1991 में रिफॉर्म्स देखने को मिला था। तो उससे पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो प्री रिफॉर्म्स पीरियड में जो इकोनॉमिक्स था हमारा, उस टाइम जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुए वो बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया। उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन, लेकिन उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है चेंजेस लाए गए कि लिबरलाइज हुआ जाए, आपका प्राइवेटाइजेशन किया जाए और डीरेगुलेशंस किया जाए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेटर ग्रोथ मिल सके। ड्यूरिंग प्री रिफॉर्म्स पीरियड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स था वो ऑफन कैरेक्टराइज था बाय स्टेट ऑनरशिप और सेंट्रल प्लानिंग के, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट था वो डोमिनेंट रोल निभाता था कि प्रोडक्शन टारगेट क्या होना चाहिए, एलोकेटिंग रिसोर्सेज कहाँ होना चाहिए और क्या प्राइसेस सेटिंग करनी है, ये इस पर पूरा का पूरा अधिकार किसका होता था, तो गवर्नमेंट का होता था। इंडस्ट्रीज वर टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज जो कि ऑपरेट किया जाता था आपका कमांड इकोनॉमिक मॉडल के बेसिस पे। जिस तरीके से गवर्नमेंट कमांड करती थी उस तरीके से जो है आपका किया जाता था। कुछ फीचर्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्री रिफॉर्म्स पीरियड में, जो कि पहला था स्टेट ऑनरशिप। इसमें इंडस्ट्रीज़ में क्या होता था कि जो ऑन्ड होते थे या जो कंट्रोल किया जाता था स्टेट के द्वारा किया जाता था, और दिस ऑनरशिप स्ट्रक्चर अलाउड गवर्नमेंट हैव टू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोडक्शन डिसीजंस और रिसोर्स एलोकेशन। कहाँ पे प्रोडक्शंस कितना करना चाहिए
और किस रिसोर्स का एलोकेशंस कहाँ होना चाहिए, उस पर डायरेक्ट स्टेट जो है क्या करता था, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेता था। दूसरा था सेंट्रल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि यूज़ किए जाते थे प्रोडक्शन टारगेट के लिए और एलोकेट रिसोर्सेज के लिए। उसमें सेंट्रल एजेंसीज जो है प्रोडक्शन लेवल को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और कोऑर्डिनेटेड इनपुट एलोकेशंस में क्या होता था आपका कि प्राइसेस वगैरह सेट किया जाता था। लैक ऑफ कंपटीशन था, कोई कंपटीशन की जो है भावनाएं यहाँ पे जो है नहीं थी, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज के कारण से। सब्सिडीज़ और प्राइस कंट्रोल, जो गवर्नमेंट था वो प्रोवाइड करता था सब्सिडीज़ और इम्प्लीमेंट करता था प्राइस कंट्रोल कि कितना प्राइस जो है किस प्रोडक्शन का होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ ये जो है इन्फ्लुएंस करता था प्रोडक्शन को, और जो एफोर्डेबिलिटी था गुड्स को उसको इंश्योर करता था कि कौन सा गुड्स जो है एफोर्डेबल है, कौन सा गुड्स एफोर्डेबल नहीं है। लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो प्री रिफॉर्म से पहले जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम होता था, क्योंकि जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड वास्ट था, जिसमें लिमिटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था, मार्केट एक्सेस था और फॉरेन कंपनीज़ को लिमिटेड पार्टिसिपेशन जो है दिया गया था। उसके अलावा आपका ब्यूरोक्रेसी और रेड टैप था, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस जो था वो टाइपिकली लार्ज था और ब्यूरोक्रेटिक था। इसका रिजल्ट ये मिलता था कि स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता था और बिजनेस ग्रोथ में हिंड्रेंस प्रोवाइड होता था, और लाइसेंस को ऑब्टेन करना, परमिट और अप्रूवल लेना थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें काम करने पड़ते थे, तब जाकर ये चीज़ें होती थी। इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है बहुत कम देखने को मिलता था, क्योंकि लिमिटेड कंपटीशन होता था। लेकिन वही चीज़ 1991 जो रिफॉर्म्स हुआ इकोनॉमिक का, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में लिबरलाइजेशन दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किए गए इंडस्ट्रीज़ को, और साथ ही साथ ग्लोबलाइज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ इन एक्सपोर्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा देश भी जो है जान सके कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आज का सेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई डाउट्स आता है तो भी, और अगर डाउट्स नहीं है तो भी, ताकि आपका एक एप्रिसिएशन हमें मिल सके। और साथ ही साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, तो कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, वो आप जो है हमें टेस्टिमोनियल के थ्रू बता सकते हैं। ऐप में आप होम पेज पे जाएंगे, 3 डॉट एक आएगा ऑप्शंस, है ना, इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा 3 डॉट, जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है स्टूडेंट टेस्टिमोनियल आएगा। तो आप वहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा कि आपको हमारे साथ पढ़कर, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़कर आपको कैसा लगा, ताकि और भी लोग उससे मोटिवेट होकर ज्वाइन कर सके या लोगों को एक फ़ीडबैक मिल सके। और प्ले स्टोर पे भी आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।